अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे डॉन न्यूज़पेपर का बहुत इंपॉर्टेंट ओपिनियन जिसका टाइटल है फैलन इन द वाइट हाउस। टाइटल हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले ये जानते हैं कि ओपिनियन में हमने कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ना है। तो सबसे पहले जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो है यूएसए एंड ट्रम्प पॉलिसीज़। जैसा कि हमें पता है कि आने वाली एडमिनिस्ट्रेशन ट्रंप की है, तो हमें उसकी पॉलिसीज़ का पता होना चाहिए। कैन ट्रंप रियली रीटेक पनामा कैनाल्स? क्या वाकई ही में पनामा कैनाल्स पर ट्रंप जो है उस पे कब्ज़ा कर सकता है या वापस ले सकता है? अगर ले सकता है तो किस तरह ले सकता है? इसके अलावा उसने ये स्टेटमेंट क्यों दी है और पनामा कैनाल उसके लिए किस तरह इम्पोर्टेंट है? ट्रंप वर्सेस पनामा कैनाल यूएस कंट्रोल। इसके अलावा हम देखेंगे कि जो यूएस है ना, वो किस तरह अपने आसपास के जो स्टेट्स हैं उसको किस तरह कंट्रोल करना चाहता है। ग्रीनलैंड एंड डेनमार्क एंड यूएस। ग्रीनलैंड पे जैसा कि हमें पता है कि डेनमार्क का कब्जा है, और अब किस तरह यूएस उसको अपनी स्टेट के साथ शामिल करना चाहता है। यूएस से फॉरेन पॉलिसीज़, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था कि फॉरेन पॉलिसीज़ क्या होती है, अपने इंटरेस्ट के लिए दूसरी स्टेट के साथ ताल्लुकात को बेहतर करना। तो यूएस की फॉरेन पॉलिसीज़ क्या होंगी, किस तरह वो ऐसा क्यों कह रहा है कि कनाडा को भी अपने साथ शामिल करके 51 स्टेट्स बना लेगा। इम्पोर्टेंट टॉपिक है फॉर सीएसएस करंट अफेयर्स के लिए एंड पाकिस्तान अफेयर्स के लिए। दोनों में ये क्वेश्चन यूएस पे लाजमी आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे मैप्स के थ्रू कि इसमें पेपर में अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है ना, तो हम लोगों ने किस तरह मैप ड्रा करके अपनी चीज़ को एक्सप्लेन करना है। ओपिनियन को स्टार्ट करते हैं टाइटल से। राइटर ने ये टाइटल क्यों इस्तेमाल किया है, सबसे पहले हमारी ये अंडरस्टैंडिंग होना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फैलन इन द वाइट हाउस। सबसे पहले जानते हैं कि फैलन का मतलब क्या है। फैलन का मतलब होता है मुजरिम, क्रिमिनल, ऑफेंडर या परपिट्रेटर। और वाइट हाउस क्या होता है? रेजिडेंसी को कहते हैं या वर्क प्लेस को कहते हैं जहाँ पे यूएस का प्रेसिडेंट काम करता है, इसको कहते हैं। तो फैलन इन द वाइट हाउस, इसने अब ट्रंप जो है, हमें पता चल गया कि ट्रंप को कह रहा है फैलन इन द व्हाइट हाउस। अब उसको क्रिमिनल या ऑफेंडर क्यों कहा है राइटर ने, इसको हम आगे पढ़ते हैं ओपिनियन के अंदर। ओपिनियन को स्टार्ट करते हैं। ओपनिंग लाइंस हैं, द चेंजिंग ऑफ द गार्ड इन वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी कैपिटल है अमेरिका का। नेक्स्ट वीक विल मार्क अ न्यू माइलस्टोन इन अमेरिकाज हिस्ट्री। अ फैलन विल रिटर्न टू द व्हाइट हाउस। अब कहते हैं, राइटर कहते हैं कि वाशिंगटन में गार्ड मीन के न्यू एडमिनिस्ट्रेशन आने लगी है, जो कि बड़ी एक अमेरिका की हिस्ट्री में एक नई बात होगी, माइलस्टोन बात होगी। न्यू माइलस्टोन इन अमेरिकाज हिस्ट्री। अ फैलन मीन ऑफेंडर विल रिटर्न टू द व्हाइट हाउस। रिटर्न्स का मतलब है कि इनकी गवर्नमेंट पहले भी आ चुकी थी 2016 में। टू द व्हाइट हाउस, अ मैन हु हैज बीन कन्विक्टेड ऑन ऑलमोस्ट 3 डजन चार्जेस ऑफ फेलनी बट स्पेयर्ड। स्पेयर्ड का मतलब होता है कि उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया। जेल टाइम विल बी स्वॉन इन एज द कंट्रीज 47 यूएस प्रेसिडेंट। अब ये वाली बात हमसे एज एन एमसीक्यूज पूछी जा सकती है कि आप बताएं कि जो जो ये अब जो करंट एडमिनिस्ट्रेशन है वो कितना प्रेसिडेंट है, उनका नंबर कौन सा है। तो हमें पता होना चाहिए कि 47 यूएस प्रेसिडेंट है मिस्टर ट्रंप। तो राइटर कहते हैं कि इनके खिलाफ जो है ना 3 डजन चार्जेस हैं ऑफेंडर करने के, परपिट्रेटर है ये। और ये अब वाइट हाउस में दोबारा रिटर्न हो चुका है। इन्होंने ओथ ले लिए, जिसकी वजह से, प्रेसिडेंसी की ओथ लेने की वजह से इनको अब कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आगे राइटर लिखते हैं, डोनाल्ड ट्रंप विल हैव द डॉबियस कहते हैं अनसर्टन को, डिस्ट्रिक्शन ऑफ बीइंग द फर्स्ट कन्विक्टेड यूएस प्रेसिडेंट इलेक्ट टू बी एडमिनिस्ट्रेटेड द ओथ टू अबाइड बाय। अबाइड कहते हैं रूल करना, बाय द कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ। अब राइटर कहते हैं कि जो डोनाल्ड ट्रंप है ना, ये फर्स्ट प्रेसिडेंट है, कन्विक्टेड यूएस प्रेसिडेंट है फर्स्ट। अब हमसे ये भी एमसीक्यूज पूछा जा सकता है कि फर्स्ट कन्विक्टेड यूएस प्रेसिडेंट कौन है, तो हम कहेंगे डोनाल्ड ट्रंप है। और वो कहते हैं कि ये खुद से नहीं आगे, बल्कि इनको फर्स्ट ऐसे हैं जो कि इलेक्ट किए गए हैं, वोटिंग के थ्रू आए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के और एंड लॉ के थ्रू आए हैं, एम ही नहीं आगे। नॉट विद स्टैंडिंग, नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब होता है इसके बावजूद, इन स्पाइट ऑफ द लॉन्ग चार्ज शीट अगेंस्ट हिम ही हैज़ बीन इलेक्टेड बाय द पीपल एंड दैट हैज़ सेव्ड हिम फ्रॉम बीइंग सेंट टू जेल। अब राइटर कहते हैं कि इनके खिलाफ एक लंबी लिस्ट है, लार्ज चार्ज ऑफ लिस्ट है अगेंस्ट हिम, लेकिन इनके जो इलेक्शन में ये जीते हैं ना, इसकी वजह से इनकी बचत हो गई है, इसकी वजह से ये जेल में नहीं जा पाए, बच गए हैं, क्योंकि इनको लोगों
लोगों ने इलेक्ट किया है, ये खुद भी नहीं आए। अब ये खुद कैसे इलेक्ट हो गए हैं? इन्होंने जो अपनी दी थी ना, पैकेज दिया था कि इकोनॉमिक पैकेज दिया था कि हम जो हैं वो इकोनॉमी को हाई फाई कर देंगे, मेक अमेरिका ग्रेटर अगेन, इस तरह की इन्होंने बातें की थी जिसकी वजह से लोग बहुत इम्प्रेस हुए थे और लोगों ने इनको वोटिंग ज़्यादा दी थी। इसकी वजह से ये इलेक्ट हो गए और ये जेल जाने से बच गए। आगे है एज प्रेसिडेंट ही विल इंजॉय इम्यूनिटी। इम्यूनिटी कहते हैं ताकत को, ड्यूरिंग हिज टर्म इन ऑफिस। अब ये जो है ना, अब जब इनकी टर्म आएगी, जब इनकी एडमिनिस्ट्रेशन आएगी तो इनको इम्यूनिटी मिलेगी, ताकत का इस्तेमाल करेंगे, इनको स्ट्रेंथ मिलेगी। नॉट ओनली डैट बट विद हिज कंट्रोल ओवर बोथ द सेनेट एंड कांग्रेस ट्रम्प विल परहैप्स the most powerful US president in the recent history, which would allow him to fulfill his highly controversial agenda at home and abroad. अब राइटर कहते हैं कि ये जो है ना, हो सकता है कि ये ना अब तक के जितने भी प्रेसिडेंट आ चुके हैं ना यूएस में, उनमें से सबसे ज़्यादा पावरफुल जो होंगे ना वो ये होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि ही हैज़ कंट्रोल ओवर बोथ द सेनेट एंड कांग्रेस। ये जो चीज़ है ना, उनका सेनेट और कांग्रेस दोनों पे कंट्रोल है, ये इसको सबसे ज़्यादा पावरफुल बना देगा इन द रिसेंट हिस्ट्री, विच वुड अलाउ हिम टू फुलफिल हिज हाईली कंट्रोवर्शियल एजेंडा। मीन के जैसे कि वो कहते हैं कि अभी जब वो आए भी नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन में और उन्होंने क्या स्टेटमेंट दे दी है कि हम ग्रीनलैंड को भी अपने कब्जे में कर लेंगे, कनाडा को भी अपने साथ मिला लेंगे और जो पैनामा कैनाल है उसको भी रीटेक कर लेंगे, दोबारा वापस ले लेंगे। इस वजह से राइटर जो है ना वो इसको कंट्रोवर्शियल एजेंडा कह रहे हैं। आगे लिखते हैं राइटर के ही हैज़ प्रॉमिस्ड अ बिग इकोनॉमिक पैकेज, मैस डिपोर्टेशंस, स्क्रैपिंग द क्लाइमेट कंट्रोल पॉलिसी एंड एनेक्सेशन ऑफ फॉरेन लैंड्स। अब यहाँ तक राइटर कहते हैं कि जब वो उनके इलेक्शन होने से पहले जो उन्होंने कंपेन्स की थी, उनके स्लोगन्स में था मैगा, ये मीन कि मेक अमेरिका ग्रेटर अगेन, इस तरह की बातें थी जिसकी वजह से लोगों ने उनको वोट दिया है। और उन्होंने क्या किया था कि बिग इकोनॉमिक पैकेजेस दिए थे, इनका वादा किया था कि हम अमेरिका को दोबारा से ग्रेटर बना देंगे, वहाँ के जो अवाम है उनको प्रायोरिटी देंगे, उनको फ्रंट पेज पे लेके आएंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा था कि मैस डिपोर्टेशन का मतलब है कि डिपोर्ट कर देना, एग्जाइल कर देना ऐसे लोगों को जो कि इलीगली इनके कंट्रीज़ में रह रहे हैं। जैसे कि हम लोगों ने कुछ दिन पहले पढ़ा था कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे हम लोगों ने एक ओपिनियन पे आर्टिकल पे एक वीडियो बनाई थी जिसमें राइटर लिखते थे कि लोग गुर्बत की वजह से दूसरे मुल्कों में माइग्रेट कर जाते हैं इलीगली। तो वो कहते थे जो ट्रम्प साहब हैं उन्होंने कहा था कि हम ना इनको डिपोर्ट कर देंगे, ऐसे लोग जो यहाँ पे इलीगली रह रहे हैं। स्क्रैपिंग द क्लाइमेट कंट्रोल पॉलिसी, और हम जो क्लाइमेट कंट्रोल पॉलिसीज़ है ना स्क्रैप कर देंगे, उससे रिमूव हो जाएंगे। एंड एनेक्सेशन ऑफ, क्योंकि इससे क्या होगा कि जो इंडस्ट्री है ना उसको फ़ायदा पहुँचेगा और वो क्या करेंगे कि जैसे मर्ज़ी इस्तेमाल करें, वो रीन्यूएबल रिसोर्स की तरफ नहीं जाएंगे, ट्रांजिशन उस तरफ नहीं करेंगे और इस तरह उनको फ़ायदा होगा। एंड एनेक्सेशन ऑफ फॉरेन लैंड्स, सबसे पहले हम समझते हैं कि एनेक्सेशन का मतलब क्या होता है। एनेक्सेशन का मतलब ये होता है कि अगर एक एरिया में पहले से कुछ लोग रह रहे हैं, अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं हंसी खुशी, उनको कोई मसला नहीं है, बाहर से कुछ लोग आते हैं और वहाँ पे रहना शुरू कर देते हैं और वहाँ पे कब्ज़ा कर लेते हैं। जैसे अगर हम फ़लस्तीन और इसराइल की एग्जांपल है कि फ़लस्तीन में पहले से लोग रह रहे थे, अपनी हंसी खुशी ज़िंदगी बसर कर रहे थे, अब बाहर से आए हैं इसराइल और वहाँ पर कब्ज़ा कर लिया है और उन्हों का रहना दुश्वार कर दिया है, तो इसको हम कहते हैं एनेक्सेशन। अब इसी तरह जो उनकी फॉरेन लैंड्स की जो पॉलिसी है ना ट्रम्प की, वो ये है कि हम कनाडा को अपने साथ मिला लें और 51 स्टेट कर लें, इसके अलावा पैनामा कनाल पे भी कब्ज़ा कर लें और ग्रीनलैंड पे भी कब्ज़ा कर लें। अब किस तरह वो करेगा, इसकी पॉलिसीज़ जो हैं या ट्रिक्स हैं वो हम आगे जाके समझेंगे। हिज सपोर्ट अमंग द टेक्नोलॉजी टाइकोन्स हैज़ आल्सो इन्फ्लुएंस्ड हिज राइट विंग जो है ना पार्टी है किसकी, ट्रम्प की, प्रायोरिटीज़। अब इसको सपोर्ट किसने किया, टेक टाइकोन से मुराद है इलॉन मस्क। अब इसने इन्फ्लुएंस किया है इसकी कैंपेन्स को एक्स पे। हिज सपोर्ट अमंग द टेक्नोलॉजी टाइकोन्स हैज़ आल्सो इन्फ्लुएंस, उसको इन्फ्लुएंस किया है कहाँ पे, एक्स पे, हिज राइट विंग्स प्रायोरिटीज़। ट्रम्प्स नॉमिनेटेड कैबिनेट, अब जो कि ट्रम्प ने कैबिनेट को सिलेक्ट किया है ना अपने लिए, अपनी पार्टी के लिए, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, कंप्राइजिंगली मेनली लॉयलिस्ट इन इज़ नो लेस कंट्रोवर्शियल विद सम कैबिनेट मेंबर्स फेस डैमिंग एक्यूजेशंस। अब राइटर कहते हैं कि जिस तरह का ट्रम्प खुद है ना, जैसे कि हमने टाइटल में पढ़ लिया था कि राइटर ने कहा था फैलन है वो, ट्रम्प को फैलन कहा था, ऑफेंडर कहा था, परपिट्रेटर कहा था, तो इसी तरह कहते हैं कि जो इसकी कैबिनेट है ना वो भी कम नहीं है इससे,
और वो भी इसी की तरह ही हैं और उनके ऊपर भी ना बहुत संजीदा किस्म के इल्ज़ामात लगे हुए हैं। इसके अलावा वो कहते हैं कि वो जो ये पॉलिसीज़ बना रहे हैं ना उसकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे कि जी ठीक है, इसकी कंट्रोवर्शियल में बाकायदा उनका साथ है इसकी कैबिनेट का। आगे राइटर लिखते हैं पैटी हेग्सेट आ मिलिट्री वेटरन, वेटरन कहते हैं रिटायर्ड सोल्जर को, एंड फॉर्मर टेलीविजन एंकर। और इससे पहले जो पीटी हेग्सेट है ना वो मिलिट्री वेटरन भी हैं, रिटायर्ड सोल्जर भी हैं, इसके अलावा फॉर्मर टेलीविजन एंकर भी हैं। हु हैज़ नॉट हेल्ड अ पॉलिटिकल पोस्ट बिफोर, लेकिन इससे पहले उन्होंने किसी भी पॉलिटिकल पोस्ट पे काम नहीं किया। हैज़ बीन इन्वेस्टिगेटेड फॉर सेक्सुअल असॉल्ट विद रिपोर्ट्स ऑफ हैवी ड्रिंकिंग डॉगिंग हिम। अब जैसे राइटर ने स्टार्ट में फैलन कहा था ट्रम्प को, इसी तरह उसने कहा कि जो उसने कैबिनेट सेलेक्ट किया ना वो भी इसी की तरह ही है। जैसे उसने एग्जांपल दिया पैटी हेग्सेट की, देयर हैव बीन क्वेश्चन रिगार्डिंग हिज फिटनेस फॉर द जॉब। अब कहते हैं कि क्या ये इस काबिल है कि ये काम करेगा इस पोस्ट पे, इसके ये एलिजिबल है, इस काबिल है ये। बट ही हैज़ द फुल कॉन्फिडेंस ऑफ द प्रेजिडेंट इलेक्ट, लेकिन जैसे कि उसको प्रेसिडेंट ने इलेक्ट किया इस वजह से लोग उस पर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं। नॉट ऑल द अदर नॉमिनीज हैव क्लीन रिकॉर्ड्स इधर। अब उन्होंने कहा कि ये तो सिर्फ एक एग्जांपल है, इसके अलावा जो बाकी है ना उनका भी कोई क्लियर रिकॉर्ड नहीं है, उनके भी खिलाफ कोई ना कोई केसेस, उनके खिलाफ कोई ना कोई चार्ज लाजमी है। बट विद द रिपब्लिकन मेजोरिटी, अब जो हमें पता होना चाहिए कि जो ट्रम्प है ना वो किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, उनकी पार्टी का नाम है रिपब्लिकन मेजोरिटी इन द सेनेट, इट विल नॉट बी डिफ़िकल्ट टू गेट देयर नॉमिनेशन अप्रूव्ड। अब वो कहते हैं जैसे कि हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि जो ट्रम्प है ना उसकी बड़ी एक कंट्रोल है ओवर द सेनेट एंड कांग्रेस, इस वजह से उनको मुश्किल पेश नहीं आती अगर वो कुछ भी चीज़ अप्रूव करवाना चाहते हैं तो। अब आगे राइटर लिखते हैं ट्रम्प्स चॉइस फॉर अदर की कैबिनेट पोजीशंस में नॉट बी फेसिंग ग्रेव एक्यूजिशन बट मोस्ट ऑफ देम आर नोन फॉर देयर राइट विंग पोजीशंस बोथ ऑन डोमेस्टिक एंड फॉरेन पॉलिसीज इशू। अब राइटर जो है ना वो कहते हैं कि जो ट्रम्प की चॉइस है ना कैबिनेट को, जो उसने उनको पोजीशन दी है, जिन लोगों को सिलेक्ट किया है उनके खिलाफ ज़रूरी नहीं है कि बहुत हैवी ग्रेव किस्म का एक्यूजिशन है, इल्ज़ाम है, लेकिन बहुत सारे जो है ना वो इस वजह से भी अपनी पोजीशन की वजह से जाने जाते हैं डोमेस्टिक एंड फॉरेन पॉलिसी इश्यूज़ पे। द प्रेसिडेंट, ज़रूरी नहीं है कि वो अपनी गलतियों या अपने इल्ज़ामात की वजह से ही जाने जाते हैं। द प्रेसिडेंट इलेक्ट हैज़ आल्सो मेड सम ऑडेशियस कहते हैं जुल्माना क्लेम्स सिग्निफाइंग हिज एडमिनिस्ट्रेशंस इम्पीरियलिस्ट डिज़ाइंस। अब यहाँ पे जो हमारा मेन इश्यू है ना इस ओपिनियन का वो स्टार्ट होता है। पहले हमने उसकी कैबिनेट पे बात की, उस पर बात की, अब जो है ना अब जो उसने क्लेम्स किए ना हम उस पर बात करेंगे कि ऑडेशियस क्लेम्स उसने क्या किए हैं कि पनामा कैनाल पे कब्जा कर ले, ग्रीनलैंड को अपने साथ मिला ले और इसके अलावा कनाडा को। अब ये क्या है, इम्पीरियलिस्ट की नई फॉर्म है, ये कॉलोनियलिज्म से निकला है, ये बिल्कुल उसी की तरह ही होता है कि इकोनॉमिकली ना किसी भी कंट्री को अपने ऊपर डिपेंड कर देना, इम्पीरियलिस्ट डिज़ाइन। अब जो उसकी पॉलिसी है ना वो ये है, उसने अपनी पॉलिसी को डिज़ाइन किया है इम्पीरियलिस्ट डिज़ाइन, एडमिनिस्ट्रेशन उसकी इम्पीरियलिस्ट है। आगे हम बात करते हैं कि वो किस तरह पनामा कनाल और ग्रीनलैंड को अपने साथ मिलाना चाहता है। ही इज़ नॉट रेडी टू रूल आउट ऑफ द यूज़ ऑफ मिलिट्री फोर्सेस टू सीज, मीन कब्जा करना, कंट्रोल ऑफ द पनामा कैनाल एंड ग्रीनलैंड, साइटिंग नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट। अब राइटर कहते हैं कि वो कहते हैं जो ट्रम्प है ना वो कह रहे हैं कि हम जो है ना वो मिलिट्री फोर्सेस का इस्तेमाल तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। किसी के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे? सीज, कंट्रोल करने के लिए उस एरिया को, पनामा कैनाल्स और ग्रीनलैंड के लिए हम मिलिट्री का इस्तेमाल नहीं करेंगे कि कोई जंग शुरू कर दें, बल्कि हम जो है ना आगे वो बताएगा कि हम किस तरह करेंगे। वाइल ग्रीनलैंड इज़ एन ऑटोनोमियस टेरिटरी, मीन कि वो एक आज़ाद है, ऑफ डेनमार्क का ग्रीनलैंड पे कब्ज़ा था और अब वो आज़ाद है। द यूएस हैड रिलिंक्विश्ड कंट्रोल ऑफ द कैनाल। अब जो यूएस है ना वो दूसरी तरफ पे पनामा कैनाल पे भी कब्ज़ा करना चाहता है, ट्रांसफरिंग इट टू द पनामेनियन अथॉरिटीज़ इन 1999। अब यही जो पहले पनामा कैनाल्स ना यूएस के साथ में ही होती थी, लेकिन यूएस ने दे दी दोबारा पनामा अथॉरिटीज़ को, पनामेनियन अथॉरिटीज़ को दे दी। कब दी थी? 1999 में। अब इसी वजह से हम लफ्ज़ यूज़ कर रहे हैं रीटेक, अब वो इसको दोबारा लेना चाह रहा है। बोथ कंट्रीज़ आर लॉन्ग टाइम अलाइज ऑफ वाशिंगटन। अब राइटर का क्या मतलब है बोथ कंट्रीज से? पनामा कैनाल एंड ग्रीनलैंड का। वो कहते हैं कि ये इससे पहले वाशिंगटन के अलाइज थे, इसके साथ ही थे। द पनामा कैनाल इज़ वाइटल फॉर आवर कंट्री, ही टोल्ड जर्नलिस्ट। अब जो ट्रम्प है ना उन्होंने क्या कहा है जर्नलिस्ट से कि जो पनामा कैनाल है ना वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अब क्यों ज़रूरी है इसको हम समझते हैं मैप के थ्रू।
अब देखें यहाँ पे है, ये है यूएस, इसके ऊपर है कनाडा, यहाँ पे है ग्रीनलैंड और ये है हमारे पास साउथ अमेरिका। अब हमने बात करनी है जो पनामा कैनाल्स पे कि पनामा कैनाल्स इसके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे है पनामा कैनाल्स और ये है गल्फ ऑफ मैक्सिको। मैक्सिको गल्फ है जो कि दुनिया की सबसे बड़ी गल्फ है। ये भी एक एमसीक्यूज है। अब बात हो रही है यहाँ पे ट्रेड की, क्योंकि इम्पीरियलिस्ट का मतलब होता है, हमने बात की थी कि इम्पीरियलिस्ट डिज़ाइन की है ट्रंप ने अपनी पॉलिसीज़ को। तो अब जो ट्रंप है ना वो कह रहे हैं कि अगर हमें यहाँ से गुजर के इतना लंबा जो है ना वो सफ़र करके ट्रेड करना पड़ती थी, तो हम क्या करते हैं कि पनामा कैनाल्स को ना अपने कब्जे में कर लेते हैं ताकि हमें सफ़र थोड़ा करना पड़े और हमारी ट्रेड इजीली हो जाए। अब देखिए जब ये भी इसके कब्जे में हो जाएगी, कनाडा भी हो जाएगा, ग्रीनलैंड भी हो जाएगा, तो ये सारा इसका एरिया हो जाएगा। तो फिर क्या होगा कि ये अपनी मर्जी से कुछ भी कर पाएगा। तो ये इसका मकसद है इसको हासिल करने का, इसलिए वो स्टेट कर रहा है। इस वजह से उसने ये कहा है कि द पनामा कैनाल इज वाइटल टू आवर कंट्री, ही टोल्ड टू जर्नलिस्ट। अब आगे हमने ये देखना है कि वो ऐसा करेगा कैसे, क्यों डेनमार्क जो है वो अपनी ग्रीनलैंड जिस पे उसका कब्जा है वो अमेरिका को दे देगा। अब हमारा मेन क्वेश्चन ये होना चाहिए, ही हैज़ आल्सो थ्रेटन टू इम्पोज हाई टैरिफ्स। टैरिफ्स कहते हैं टैक्स को। जब वो जो है डेनमार्क है ना वो एक्सपोर्ट करेगा, अब इनके कंट्री में यूएस में करेगा ना, तो क्या करेगा वो उस पर हाई टैरिफ लगा देगा, इतना ज़्यादा टैक्स लगा देगा कि वो इतनी ज़्यादा लोग जो है ना फिर वो उसको खरीदेंगे ही नहीं। इफ़ द कंट्री अटेम्प्ट्स टू ऑब्स्ट्रक्ट हिम, अगर कंट्री ने उसको कोई भी रुकावट डालने की कोशिश की डेनमार्क ने, तो उसने क्या किया है, इसके लिए खतरा दे दिया है, थ्रेटन किया है, धमकियां दी है कि हम आपके जो एक्सपोर्ट होगी ना उस पर बहुत ज़्यादा टैरिफ लगा देंगे। डेनमार्क को कहा है। इस तरह डेनमार्क खुद ही जो है ना वो मजबूर हो जाएगा कि आप वैसे ही ले लें। एंड हैज़ आल्सो इंडिकेटेड दैट द पीपल ऑफ द ग्रीनलैंड वुड वेलकम हिज प्लान ऑफ टेकिंग ओवर। अब दूसरी साइड पे कहते हैं कि जो ग्रीनलैंड है ना वहाँ के जो लोग रहते हैं वहाँ पे वो भी यही चाहते हैं और उसने मेरे प्लान को वेलकम ही किया है। सम क्रिटिक्स बिलीव दैट इट इज़ मोर अबाउट ट्रम्प बिजनेस इंटरेस्ट। अब जैसा कि हमें पता है कि जो ट्रम्प है ना वो एक बिजनेसमैन है, लेकिन बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि ये ना उसके अपने बिजनेस इंटरेस्ट के लिए, ना कि मुल्क के नेशनल इंटरेस्ट के लिए नहीं है। विच दे से डोमिनेट हिज प्लान टू टेक कंट्रोल ऑफ ग्रीनलैंड। अकॉर्डिंग टू द सम रिपोर्ट ट्रम्प एल्डेस्ट सन, मीन उसका जो बड़ा बेटा है, वॉज रिसेंटली इन ग्रीनलैंड री इन्फोर्सिंग स्पेकुलेशंस अबाउट हिज फादर इंटेंशंस। वहाँ पे जो है ना इसका जो बड़ा बेटा है ना वहाँ पे बिजनेस करता है, तो इसलिए लोग कहते हैं कि ये ट्रम्प का बिजनेस इंटरेस्ट के लिए भी ये फैसला जो प्लान है ना उसने ये दिया वो इसके लिए भी हो सकता है। ट्रम्प हैज़ आल्सो रिपीटेडली कॉल्ड फॉर कनाडा टू ज्वाइन द यूएस एज द लेटर्स 51 स्टेट। अब राइटर कहते हैं कि जो ट्रम्प है ना इसने इससे पहले भी कई बार कनाडा को कहा है। अब देखिए यूएस की ना टोटल 50 स्टेट्स हैं और यूएस कह रहा है कि कनाडा को अपने साथ में लाके 51 स्टेट्स कर ले। इट इज़ सर्टेनली मोर देन जस्ट रिथोरिक ऑन हिज पार्ट। अब कहते हैं, राइटर कहते हैं कि रिथोरिक का मतलब होता है सिर्फ बातें करना, इम्प्लीमेंट ना करना, और राइटर कह रहे हैं कि इट इज़ सर्टेनली मीन यकीनन मोर देन जस्ट रिथोरिक। अब ये सिर्फ बातें नहीं है, इससे बड़ी बात है। वाइल डिक्लेयरिंग दैट he would not use military forces to annex the North America nations। अब नॉर्थ अमेरिका नेशंस में क्या आता है, कनाडा आता है और ग्रीनलैंड आता है। ऑफ मोर देन 40 मिलियन पीपल, अब उनकी जो पॉपुलेशन है वो 40 मिलियन लोग हैं, उसमें रहते हैं। अ कंट्रीज दैट इज़ आल्सो रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज। अब यहाँ से भी हमें पता चल जाना चाहिए कि वो उनको क्यों अनेक्स करना चाह रहा है, क्योंकि वहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज हैं। ही हैज़ आल्सो थ्रेटन टू स्क्वीज इट्स इकोनॉमिकली। स्क्वीज का मतलब होता है किसी को निचोड़ लेना। अब राइटर कहते हैं कि अब उसने क्या दे दिया है कि अगर हम तो मिलिट्री का इस्तेमाल नहीं करेंगे और दूसरी तरफ हम आप पे इतना ज़्यादा टैरिफ लगा दें कि आप इकोनॉमिकली तबाह हो जाएंगे। तो राइट जो है ना ट्रम्प वो उनको ये धमकियां दे रहे हैं। दूसरी तरफ से वो कह रहे हैं कि ही हैज़ आल्सो टॉक्ड अबाउट इंक्रीजिंग टैरिफ फॉर कनाडा। अब उन्होंने कहा कि कनाडा का है ना जो उस पर टैरिफ जो है वो ज़्यादा कर देगा, इसीलिए कह रहे हैं स्क्वीज इट इकोनॉमिकली। एंड मैक्सिको और मैक्सिको पे भी, सो डैट ही कैन ब्रिंग दैम टू देयर नीज, ताकि वो उनको अपने वो खुद ही कह दें कि आप जो हो ना वो हमसे हमारी लैंड्स ले लें। ही हैज़ अनाउंस ही वुड अटेम्प्ट टू रीनेम द गल्फ ऑफ मैक्सिको टू द गल्फ ऑफ अमेरिका।
अब ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है कि जो ट्रम्प है ना, उन्होंने कहा है कि हम जो है ना गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम हटा के ना तो गल्फ ऑफ अमेरिका रख देंगे अब। ये देखिए, अब वो उनको जब इकोनॉमिकली धमका रहा है कि हम आपके साथ टैरिफ इतना ज़्यादा लगा देंगे कि आप इकोनॉमिकली तबाह कर देंगे हम आप लोगों को, और ना ही तो हम मिलिट्री का इस्तेमाल करेंगे बल्कि उनको बातों के साथ ही वो इतना ज़्यादा मजबूर कर देगा कि वो कह देंगे कि आप हमसे ले ही लें। हिज डिफेंस ऑफ इसराइल जीनोसाइड वॉर इन गजा हैज़ बिकम मोर प्रोनाउंस्ड नाउ। अब जो है ना, जैसे कि हमें पता है, तो उसने जो कैबिनेट चूज़ की है ना वो सारी किसके खिलाफ है? अमेरिका, उसके गजा के ना हक में बात नहीं करती, वो सारी इसराइल के साथ में है। तो अब जब वो आए, जब उसने पिक किया ना, तो ये एक बहुत ज़्यादा डिबेट बन चुकी है कि क्या ये लोग करने देंगे, ये जो वार है उसको रोकेंगे ये। एंड ही हैज़ एस्केलेटेड हिज वार्निंग टू हमास saying that all hell will break out in the Middle East if the Israeli hostage were not returned before he takes oath of office। अब देखें, जैसे कि जब ट्रम्प आया था तो उन्होंने कहा था कि नो वार जस्ट पीस, कि सिर्फ पीस ही होना चाहिए और वो कोई भी जंग जो है ना वो होने नहीं देगा। और जबकि वो रशिया और यूक्रेन की जो वार इतने लंबे अरसे से चल रही है ना, उसको भी वो 1 मिनट नहीं लगेगा उसको, और वो ख़त्म कर देगा। तो यहाँ पे जो है ना वो कह रहे हैं कि उन्होंने हमास को ना वार्न किया है कि आप ये जंग जो है ना ख़त्म करें, और दूसरी साइड पे जो है ना आप लोगों ने इसराइल के जो हॉस्टेज किए ना, उनके आदमी जो पकड़े थे उनको वापस कर दें, इससे पहले कि वो ऑफिस में ओथ लेके वापस आ जाएं, क्योंकि उनके एडमिनिस्ट्रेशन में अभी 1 हफ्ता बाकी है। इस पे बात हो रही है। सच स्टेटमेंट्स गिव फर्दर इम्प्यूनिटी। इम्प्यूनिटी कहते हैं उनको, कोई जब सज़ा नहीं मिलेगी ना तो उनके हाथ पैर खुल जाएंगे और वो और ज़्यादा जो है उन पे तशद्दुद करेंगे फ़लस्तीनियों पे। टू द इसराइल अग्रेशन। अब ये जो स्टेटमेंट है, जब उनको पता चलेगा कि ट्रम्प भी उनके साथ ही हैं, तो सच स्टेटमेंट गिव फर्दर इम्प्यूनिटी टू इसराइल्स अग्रेशन विद हिज कैबिनेट फुल ऑफ स्टॉन्च जोनिस्ट सपोर्टर्स देयर इज़ प्रैक्टिकली नो होप ऑफ इसराइली जीनोसाइड वॉर एंडिंग। राइटर यहाँ पे कहते हैं कि जैसे कि हमें उनकी कैबिनेट का ही पता है ना कि वो सारे जो है वो इसराइल के सपोर्टर हैं, जोनिस्ट सपोर्टर्स हैं, तो क्या है कि हमें कोई जो है ऐसी कोई होप नज़र नहीं आ रही कि इसराइल जीनोसाइडल वॉर जो है वो एंड होगी। आगे है एक और पॉइंट जो कि इम्पोर्टेंट है, ट्रम्प मोटोज। अब जब इनके इलेक्शंस हुए थे ना, तो ट्रम्प का मोटो था कि मेक अमेरिका ग्रेटर अगेन। अब वो दोबारा अमेरिका को ग्रेट बनाना चाहता था, जबकि इससे पहले जो था ना वो 2016 में इसका जो था वो था मेक अमेरिका फर्स्ट। अब यहाँ पे है मेक अमेरिका ग्रेटर अगेन। मेगा हैज़ वाज इनर्शियली सीन एज आ आइसोलेशनिस्ट एजेंडा promising to focus on America's problem rather than worrying about the वर्ड। अब यहाँ पे राइटर कहते हैं कि पहले तो जब इसने ये वाला नारा लगाया था ना, ये स्लोगन था इसके कंपेन्स का, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, तो हमें लगता था कि ये सिर्फ अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा, सिर्फ अमेरिका की हद तक रहेगा। लेकिन जब ये कैबिनेट में आया भी नहीं है ना अभी, तो इसका क्या है कि हम अनेक्स कर लें ग्रीनलैंड को, रीटेक ले लें पनामा कैनाल्स को, और इस तरह की ये बातें कर रहे हैं सब। जबकि हमें लग रहा था ये एक प्रॉमिस है इसका कि हम सिर्फ अमेरिका की प्रॉब्लम से फोकस करेंगे, ना कि पूरी दुनिया को परेशान करेंगे, rather than worrying about the world। But his latest threat of annexing Greenland and seizing control of the Panama Canal underscores mean highlight करता है किसको, more sinister expansionist design को, या वो अपनी जो स्टेट्स है ना उसको किस तरह एक्सपेंड करना चाहता है, ये इस चीज़ को हाईलाइट कर रहा है। तो ये भी एक वर्ड में वो एक दुनिया को ही परेशान कर रहा है, और कनाडा को और ग्रीनलैंड को, कि हम आप पे टैक्स लगा देंगे, जबकि उसने बात कुछ और की थी, अब कर कुछ वो और रहा है। इट डज नॉट स्टॉप देयर। अब ये यहाँ पे ही नहीं बात खत्म होती। एज सम की मेंबर्स ऑफ हिज नॉमिनेटेड टीम आर नाउ टॉकिंग अबाउट अ चेंज ऑफ रेजीम इन सम वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज दैट आर क्लोज्ड यूएस एलाइज। अब यहाँ पे राइटर कहते हैं कि बात सिर्फ यहाँ पे ख़त्म नहीं होती कि वो ग्रीनलैंड को अनेक्स कर लेगा, पनामा कनाल को कंट्रोल कर लेगा या एक्सपेंड कर देगा अपनी डिज़ाइन को, अपनी जो उसकी स्टेट्स हैं उसको, बल्कि वो कहता है कि जो उसके कुछ की मेंबर्स हैं ना उसकी कैबिनेट के, जो उसने नॉमिनेट किए हैं, वो कुछ बातें कर रहे हैं कि हम लोग ना जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ है ना उसको भी उनके रजीम में भी कुछ ना कुछ चेंज लेके आएंगे, जो कि यूएस के अलाइज हैं, उनके क्लोज हैं। ऑल दिस इज़ हैपनिंग इवन बिफोर ट्रम्प हैज़ टेकन ऑफिस। अब राइटर यहाँ पे कहते हैं कि ये इतनी बड़ी बात है कि अभी तक वो अपने ऑफिस में आया नहीं है और वो पूरी दुनिया को हिला रहा है कि हम ये भी करेंगे, हम ये भी करेंगे। अगर वो आ गया अपने ऑफिस में तो सोचें कि वो क्या कुछ कर सकता है। आगे जो हमारा पॉइंट है वो है, इलॉन मस्क इज़ द वर्ल्ड रिचेस्ट मैन
दुनिया का सबसे ज़्यादा अमीर इंसान कौन है? इलॉन मस्क। एंड अ क्लोज कॉन्फिडेंट ऑफ द प्रेसिडेंट इलेक्ट, जो कि अभी प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं ट्रम्प, और उसके बहुत क्लोज है। even suggested that the US should liberate the people of Britain from their tyrannical government, extending America potential involvement to other countries in Western Europe। अब राइटर यहाँ पे कहते हैं कि जो इलॉन मस्क है ना, इसने, जब कि हमने वो पीछे भी पढ़ा है कि इन्फ्लुएंस किया था उसकी कैंपेन्स को एक्स पे, तो इसने ही इसको बेसिकली, जो ट्रम्प है ना, इसके पीछे जो मेन बंदा है ना वो है इलॉन मस्क। अब यहाँ पे राइटर कहते हैं कि ये जो है ना, इसने कोई कैबिनेट तो नहीं संभाली, लेकिन फिर भी ना इसकी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो गई है पॉलिटिक्स में, और ये जो है ना, ये बहुत कर रहा है कि एक्सटेंड करें अमेरिकाज पोटेंशियल इन्वॉल्वमेंट टू द अदर कंट्रीज इन वेस्टर्न यूरोप में, इंक्लूडिंग जर्मनी, नॉर्वे एंड फ्रांस। ये कंट्रीज़ हैं यूरोप के, यहाँ पे अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहता है, अमेरिका की पोटेंशियल यहाँ इन्वॉल्वमेंट करना चाहता है। The multi-billionaire spent millions of dollars on Donald Trump re-election campaigns, जो कि उसके दोबारा से इलेक्शंस हुए थे, उसमें बहुत ज़्यादा इसने पैसे इन्वेस्ट किए हैं। एंड हैज़ इनॉर्मियस इन्फ्लुएंस ऑन यूएस पॉलिटिक्स थ्रू द सोशल मीडिया नेटवर्क एक्स दैट ही ओन्स। अब जैसे कि हमें पता है कि इसने बाय किया था एक्स को, और इसने क्या किया कि अब वहाँ पे उसकी कैंपेन्स चलाई हैं और सपोर्ट किया है इलॉन मस्क ने, किसको? ट्रम्प को। although he is said to have refused to accept any cabinet position, लेकिन इसने कोई भी कैबिनेट पोजीशन को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया। he is heading the, अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, he is heading the so called डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी। अब इसने जो सा डिपार्टमेंट संभाला है ना, जिसका ये हेड बना है, वो डिपार्टमेंट का नाम है डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी। अब हम पढ़ेंगे कि इसमें वो क्या करते हैं। That will aim to drastically cut the federal budget। अब जो कि इनके खर्चे ज़्यादा होते थे ना, जैसे हम अपने गवर्नमेंट की बात करते हैं कि जो है वो सादगी को अपनाया जाए, ज़्यादा खर्चे ना किए जाएं, इस तरह की बातें करते हैं, तो सेम एज इसने भी ये वाले डिपार्टमेंट को संभाला है, और जो भी फेडरल बजट के एक्स्ट्रा खर्चे हैं ना, उसको ये कम करता है। Trump touted Musk as the Secretary of Cost Cutting, that gives a clear idea of Musk's influence in the incoming administration। जहाँ से हमें पता चलता है कि जो मस्क है ना, इसकी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है आने वाली गवर्नमेंट में। मस्क इज़ यूजिंग हिज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इलॉन मस्क जो है ना, उसने सिर्फ यूएस के जो ट्रम्प है ना, उसके इलेक्शंस की कैंपेन नहीं की, बल्कि वो जर्मनी के जो इलेक्शंस हो रहे हैं ना, उसमें भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है इसकी। मस्क इज़ यूजिंग हिज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स टू ब्रिंग द फार राइट अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी पार्टी इन टू द मेन स्ट्रीम। ही इज़ इनकरेजिंग वोटर्स टू वोट फॉर द AFD इन द अपकमिंग पोल्स। AFD जो है ना, ये एक पार्टी का नाम है जर्मनी के का। अब इसको जो है ना, मस्क जो है ना, वो इसको सपोर्ट कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि आप इसको वोट दें, क्योंकि इसके मिलियंस में जो है ना वो फॉलोअर्स हैं, और वो अब इसकी बात मानेंगे। द पार्टी हैज़ लॉन्ग बीन अंडर सर्विलियंस बाय जर्मनी डोमेस्टिक इंटेलिजेंस सर्विसेज फॉर लिंक टू द न्यो नाजिस। Musk also mulled over a $100 million डोनेशन टू द राइट विंग रिफॉर्म्स UK। अब यहाँ पे मस्क ने ना $100 million डोनेट किया है UK में, विच वुड हैव बीन द कंट्रीज लार्जेस्ट पॉलिटिकल डोनेशन एवर। अब ये जो ना इनका सबसे बड़ा डोनेशन बन चुका था, पॉलिटिकल डोनेशन बन चुका था, जब इसने UK में इतना बड़ा जो है वो डोनेशन दिया है। कितना दिया है? $100 million। अब देखिए, जब इतना डोनेशन दिया तो जाहिर बात है यूके वाले भी इसी की बात मानेंगे। द पार्टीज लीडर नाइजर फ्रांक हैज़ मेट ट्रम्प सिंस हिज re-elections। दिस इज ब्रेजन इंटरफेरेंस इन द डोमेस्टिक पॉलिटिक्स ऑफ अदर कंट्रीज। ब्रेजन कहते हैं शेमलेस को, या बहुत ज़्यादा बोल्ड इन्वॉल्वमेंट किसी भी कंट्री की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में। अब कहाँ, जैसे कि यूके में इन्वॉल्व कर रहा है इलॉन मस्क, और इस तरह जर्मनी में कर रहा है, तो ये एक ब्रेजन इंटरफेरेंस है इन द डोमेस्टिक पॉलिटिक्स ऑफ अदर कंट्रीज। अ felon इन द वाइट हाउस इज नॉट ओनली अ थ्रेट टू हिज ओन कंट्री बट आल्सो बैड न्यूज़ फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब जैसे कि हमने देखा कि राइटर ने इसको फैलन कहा और ऑफेंडर कहा कि ये तो वापस आकर, तो ये सिर्फ अपने कंट्री के लिए खतरा नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए बैड न्यूज़ है। जैसे कि जब वो आता ही गया है, तो हमने मैप के थ्रू देखा कि उसने कनाडा पे भी कब्जा करने का सोच लिया कि हम इसको भी अनेक्स कर लेंगे, ग्रीनलैंड को भी कर लेंगे, पनामा कनाल को भी कर लेंगे। और दूसरी तरफ से उसने जो इसराइल के पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें, तो उसने उस पर भी कह दिया, जो हमने उसकी कैबिनेट देखी, तो वो सारी जो थी उनके खिलाफ ही थी, फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ ही बात कर रही थी, बल्कि सीज़ फायर पे बात कर रही
ही नहीं रही थी। तो हम कैसे मान लें कि वो उसने जो पॉलिसी दिया कि नो वार, तो पीस की तो वो बात ही नहीं कर रहा वो, लेकिन ये ज़रूर बात कर रहा है कि हम मिलिट्री को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी इकोनॉमिकली तो दूसरों को तबाह कर ही रहा है। तो हम इसका इस तरह क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे। अब देखिए, जब हमने पेपर लिखना है ना, तो हमें पता होना चाहिए कि हमने मैप लाज़मी ड्रा करना है। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तो हम लोगों ने साउथ अमेरिका बना लेना है, रफ सा बना लेना है। वैसे भी ये बहुत सिंपल है ड्रा करना। और उसके ऊपर ना सिर्फ हम लोगों ने यहाँ पे ये चीज़ ज़्यादा मेंशन करनी है कि यहाँ पे मेक्सिको है, गल्फ़ ऑफ मेक्सिको है, ताकि हम मेंशन कर सकें कि गल्फ़ ऑफ अमेरिका में इसको कन्वर्ट करना है। इसके अलावा ग्रीनलैंड भी बनाना है आपने। इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, बस रफ सा बना देना है। क्योंकि अब बस आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, राइटर जो चेकर है ना, उसको पता होना चाहिए कि आपने ये चीज़ लिखी है और आपको पता है इसकी लोकेशन कहाँ पे है। तो इसी तरह आपने सिंपली बस यहाँ पे कर देना कि यहाँ पे पनामा कैनाल है, यहाँ पे मेक्सिको है यूएस से, यहाँ साउथ अमेरिका है, और यहाँ पे ये सिर्फ अपनी ट्रेड को बेहतर करने के लिए कर रहा है, ये एनेक्सेशन करना चाह रहा है, ठीक है।